गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग सीख रहे हैं लगातार प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला। और क्वेश्चन के साथ हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन की अगली श्रृंखला इन्वायरमेंट से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस राइट। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस राइट के बारे में सामुदायिक जो जंगल संसाधन अधिकार होता है उसके संबंध में है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस राइट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। यू नो अबाउट दैट। जो कम्युनिटी फॉरेस्ट के जो संसाधन होते हैं उसका जो अधिकार होता है उसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर एक्ट के माध्यम से। इट रिकॉग्नाइजेज communities' right to use, manage, and conserve forest resources. Simlipal National Park in Odisha is the first national park to recognize community forest resources right. Think about it. दो तो बिल्कुल ही सही है, हल्का सा उसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिमलीपाल के बारे में बताइए और पहला बताइए। चलिए, एब्सोल्युटली ऑल आर करेक्ट। देखिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस राइट्स ये जो है ना वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल डी वेलर्स एक्ट के तहत, जिसको हम लोग जनरली फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहते हैं, FRA, ठीक है, उसी से उसको पहचान मिला है, उसी से उसको संरक्षण दिया जाता है, उसी से उसको अधिकार को बात की जाती है। रीजनरेट, कंजर्व और मैनेज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस। तो सब सामुदायिक जंगल संसाधन की किस तरह से उपयोग हो, किस तरह से उसका संरक्षण हो, इसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA, जिसको नाम बदल के अब हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स बोलते हैं। The rights allow the community to formulate rules for the forest used by itself and other, thereby discharge its responsibility under the Section 5 of our FRA Act। ठीक है, मतलब कम्युनिटी को ये अधिकार दे दिया गया जिसका जंगल है भैया वही संभाले, ठीक है, और वही मतलब निर्धारित करे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। Why is the recognition of CFR rights important? ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के जो अधिकार है उसको पहचान देना क्यों जरूरी है? It is important as it recognizes the community's rights to use, manage, and conserve forest resources and to legally hold forest land that these communities have used for cultivation and residence। जिसका जमीनी अधिकार मतलब लीगली रूप कानूनी रूप से जिसका जमीन है उसको तो ये अधिकार होना ही चाहिए कम से कम कि वो किस तरह से मैनेज करे, किस तरह से कंजर्व करे वहाँ के संसाधनों का, और किसको किसको उसमें प्रवेश करने दे, किसको ना करने दे। It also underlined the integral or role of the forest dwellers play in sustainability of forest and conserve the biodiversity। इस बहाने कम से कम सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दोनों हो जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क इन ओडिशा इज द फर्स्ट नेशनल पार्क जिसको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के रूप में सम्मान मिला। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेटर ओन रेनोसोर्स। रेनोसोर्स जानते हैं, राइनोसोर्स एक सिंग वाला गैंडा के बारे में पूछा जा रहा है। एक सिंग वाला गैंडा जो है ना वो नेटिव इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, मतलब भारतीय निवासी है ये। निवासी नहीं, मतलब भारत का जानवर है, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी पूछा जा रहा है और नंबर अलग चीज होता है, ध्यान रहे। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोर्स इन द वर्ल्ड काजीरंगा में है या फिर कहीं पवितरा में है, सोच लीजिए अच्छा से। इट इज लिस्टेड एज अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड ऑन द IUCN। ये तो बिल्कुल ही गलत है, आप मेरे ख्याल से जानते होंगे। 2 और 3 बिल्कुल गलत है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस एक सिंग वाला गेंडा। एक तो सबसे पहली बात, ये जो एक सिंग वाला गेंडा जो है ना वो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब नेटिव है, ठीक है, मूल निवासी है। इट इज वल्नरेबल नॉट क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ठीक है, ये वल्नरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में। और पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ना असम में, ये दोनों काजीरंगा भी असम में है और पवितरा भी असम में है। लेकिन ध्यान रहे, सेंचुरी
पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें डेंसिटी के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा है, लेकिन नंबर के दृष्टिकोण से तब काजीरंगा पूछा जाएगा। तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडियन राइनोज इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर घनत्व है छोटे से क्षेत्र में, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले राइनोसेरस की संख्या सबसे ज़्यादा अगर विश्व में कहीं है तो वो है कहाँ पर, पवित्रा में। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है क्या, या जंगल होता है जिसमें कि जिसको मतलब कानूनी मान्यता सरकार, राज्य सरकार देती है। विलेज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड एंड मैनेज बाय द विलेज कम्युनिटीज विच आर असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इन रिजर्व फॉरेस्ट लोकल people are prohibited unless specifically allowed by the forest officers in the course of settlement। जी हाँ, बिल्कुल 2 और 3 बिल्कुल सही है। चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूरा का पूरा 2 और 3 सही है, एक वाला गलत है। क्योंकि आपको पता होगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसको इनेक्ट किया गया था ताकि फॉरेस्ट के कानूनों को अच्छी ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। कुछ प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें कि रिजर्व फॉरेस्ट होता है। रिजर्व फॉरेस्ट जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित जंगल होते हैं, आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इसको राज्य सरकार ही मान्यता देती है। एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। इन रिजर्व फॉरेस्ट लोकल पीपुल आर प्रोहिबिटेड, तब तक जब तक कि कोई स्पेसिफिकली आपको फॉरेस्ट ऑफिसर से अनुमति ना मिल जाए वहाँ रहने के लिए। ये तो हो गया रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अब आते हैं फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़कर किसी भी भूमि को, भूमि के किसी भी टुकड़े को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में घोषित या मान्यता प्रदान किया जा सकता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओवर विच गवर्नमेंट इज प्रोप्राइटी राइट एंड द पावर टू इशू रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ सच फॉरेस्ट। लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया का इस्तेमाल किस प्रकार होगा, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा, किन लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा, ये सारी बातें राज्य सरकार निर्धारित करती है। दिस पावर हैज बीन यूज्ड टू स्टेबलाइज स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रीज whose timber, fruit or other non-wood products have revenue raising potential। क्योंकि यहाँ के जंगल जो होते हैं उसमें बहुत अच्छा ट्री, टिम्बर, फ्रूट और भी प्रोडक्ट होते हैं, उससे रेवेन्यू मिलता है ना राज्य सरकार को, इसलिए। अब आते हैं विलेज फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो विलेज फॉरेस्ट तो ये तो मेंटेन किया था विलेजों के द्वारा, विलेज कम्युनिटीज़ के द्वारा, विच आर असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसको भी विलेज को भी, विलेज फॉरेस्ट को भी कौन असाइन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। द लोकल कम्युनिटी में यूज इट फॉर टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यहाँ के घुस के आराम से आप जंगल का लकड़ी चुरा लीजिए, काट लीजिए, पस्चर कर लीजिए, पशु चरा लीजिए, मनोरंजन के लिए पिकनिक मना लीजिए, प्लांटेशन करने चाहिए तो प्लांटेशन भी कर सकते हैं अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब डिग्री ऑफ जो प्रोटेक्शन है, सबसे ज़्यादा तो रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड एरिया को मिलता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, और फाइनली विलेज फॉरेस्ट को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कंजर्वेशन एफर्ट टू प्रोटेक्टेड स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए कौन कौन सा प्रयास चल रहा है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, हिमालय संरक्षक, और तीसरा सिक्योर हिमालय। इस सब के प्रश्नों में तीनों के तीनों सही हैं। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय संरक्षक, टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड, टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड। इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एंड इट्स हैबिटेट थ्रू प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है हम हमारे यहाँ। प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्योर हिमालय। सिक्योर हिमालय का मतलब एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्नो लेपर्ड की अधिक से अधिक संख्या बचाई जाए, उसका एरिया खत्म ना हो, यही सब है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी रिजर्व। अभी अभी आपने कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, अब कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पढ़िए। कम्युनिटी रिजर्व इज एस्टेब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इज इट राइट और रॉन्ग? एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट एरिया एज a community reserve if locals are willing to participate in the conservation effort for same।
कम्युनिटी रिजर्व रिसीव सेम लीगल प्रोटेक्शन एज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा तो होता नहीं है, तो उसको वही लीगल स्टेटस मिल जाए। तो बिल्कुल दो तो सही ही है, और 1986 का एक्ट नहीं बल्कि कोई और एक्ट है, तो 2 और 3 सही है। 2002 का शायद एक्ट है क्या, देख लीजिए। ये जो कम्युनिटी रिजर्व है, इसमें कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व इन इंडिया आर टर्म्स डिनोटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया विच टिपिकली एक्ट एज ए बफर जोन। ये कंजर्वेशन रिजर्व बोलिए, कम्युनिटी रिजर्व बोलिए, मतलब एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ बनाया गया कुछ ऐसा एरिया होता है, एक बफर जोन के रूप में काम करता है, कनेक्टर है ये, ठीक है। एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स के रूप में भी काम करता है बिटवीन स्टेब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड। Such area are designated or conservation areas if they are uninhabited, so and completely owned by the government of India, but used for subsistence by communities and community areas if part of the land are privately owned. This protected area categories were first introduced in Wildlife Protection Act 2002, क्योंकि 2002 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एक कम्युनिटी द अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उससे इसको जोड़ा गया था। इट इनेबल्स द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ओन फॉरेस्ट एरिया। कोई भी कम्युनिटी ओन फॉरेस्ट एरिया को वो कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकती है अगर 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 इफ लोकल्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन एफर्ट, ठीक है, अंडर इट्स कम्युनिटी रिजर्व रिसीव सेम लीगल प्रोटेक्शन। कम्युनिटी रिजर्व को वही लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलता है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दीपोर व्हील is one of the largest fresh water lake in Assam. दीपोर व्हील is a Ramsar site, an important bird area. रामसर साइट तो अभी हुआ नहीं है, चलिए देख लीजिए, बिल्कुल सही है, हाल में रामसर साइट हो गया लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज notified the eco-sensitive zone of the Deepor Wheel Wildlife Sanctuary of the southwestern edge of Guwahati. तो ये जो दीपोर व्हील है ना, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया दीपोर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। दीपोर व्हील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन असम एंड स्टेट्स ओनली रामसर साइट बिसाइड बीइंग एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। एक तो बहुत ही बेहतरीन बर्ड एरिया है, यहाँ पर भारत के दूर से पक्षी उड़ के आते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा असम का एकमात्र रामसर साइट है दीपोर व्हील। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व is the largest protected area in India. Okay. Nilgiri Biosphere Reserve is spread across Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Telangana. India's natural gold fields are located in the region in the around Nilgiri Biosphere Reserve. नेचुरल गोल्ड फील्ड यहाँ पर है क्या नीलगिरी बायोस्फीयर के आसपास? चलिए बिल्कुल बताइए, आप तो जानते ही हैं प्रोटेक्टेड एरिया है ही नीलगिरी एक रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में भारत का, लेकिन सबसे बड़ा है कि नहीं ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि ये नीलगिरी नहीं है, कोई और है, ध्यान से सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1 और 3। जो 1 और 3 सही है, इसका मतलब पहला बात सब सही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत का सबसे बड़ा एरिया फॉरेस्ट एरिया है, जो कि लगभग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में फैला हुआ है। 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इंडिया का नेचुरल गोल्ड फील्ड जो है यहाँ लोकेट किया गया है अराउंड द नीलगिरी बायोस्फीयर में रिजर्व। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, स्केटर्ड है इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। 3 राज्य में फैला, ध्यान रहे, के ठीक है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है, गोवा में नहीं फैला हुआ है, ध्यान रहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन आसाम? आसाम में कौन कौन है नेशनल पार्क? देखिए, एक मानस तो है ही आसाम में, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी तो नहीं है शायद, आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं। देखिए 4 तो चाहिए, 4 तो पहले चुन लीजिए, 4 तो सभी में है, लगभग 3 गो में है। मानस है, ओरांग है,
नामेरी है कि नहीं, एक गोरुमारा, बी 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4 नामेरी भी है, ओरांग भी है और मानस भी है। तो नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, दिबोर बिल बर्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड असम। लेकिन गोरुमारा, जो गोरुमारा है वो वेस्ट बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क इट इज इन वेस्ट बंगाल, नॉट इन असम। गोरुमारा जो है वो वेस्ट बंगाल में है। और नामेरी, मानस, काजीरंगा, ओरांग, दीपोर व्हील, ये सब कहाँ पर है? सब असम में है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट के बारे में बताना है। वेस्टर्न घाट इज वन ऑफ द 8 हाई हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। वेस्टर्न घाट क्या, जो 8 को जो हॉट स्पॉट खोजा गया है उनमें से एक वो ये है क्या? वेस्टर्न घाट्स इज ओल्डर देन हिमालयन माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट ट्रेवर्सेस थ्रू ओनली 5 स्टेट इन इंडिया। केवल 5 स्टेट में फैला है क्या? द पीक ऑफ अनाईमुडी इन तमिलनाडु इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, विच इज द करेक्ट? बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा गलत है। ये 6 स्टेट में फैला हुआ है। चलिए, इसका सही जवाब 1 है, 1 और 2 सही है भाई, 4 भी गलत है। बिल्कुल 4 को गलत है। देखिए, वेस्टर्न घाट जो है वो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये जो है ना 8 दुनिया के 8 हॉट स्पॉट में से एक है। और यूनेस्को का मानना है कि ये जो है ना वेस्टर्न घाट्स वो हिमालय से भी पुराना है। अनाईमुडी इज एक माउंटेन लोकेटेड इन इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट एंड इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ केरल। तो अनाईमुडी जो है वो, जो कि केरल में पड़ता है, और ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है, और साउथ इंडिया का भी। तो अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन दी इंडिया, साउथ इंडिया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। टाइगर इनिशिएटिव की शुरुआत, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्या जिम कॉर्बेट से हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क is a national park and tiger reserve and completely encompasses the शिवालिक near the foothills of Himalaya। और ये पूरी तरह से शिवालिक में ही फैलाया गया, नियर द foothills of Himalaya। जिम कॉर्बेट रिजर्व हैज द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन द वर्ल्ड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा घनत्व तो जिम कॉर्बेट में ही है। विच आर द करेक्ट? चलिए, लेट्स सी, बी इज द राइट आंसर, 1 और 3। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक तो नेशनल पार्क इंडिया इज लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, इट was established in 1936 during the British Raj। The park was the first to come under the Project Tiger initiative। Corvette Tiger Reserve has reported the highest target density among the India Tigers region। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को रिपोर्टेड किया गया है, जिम कॉर्बेट टाइगर को ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहीं पर है टाइगर का। राजा जी नेशनल पार्क, इसी को तो बोलते हैं यार, an Indian national park and tiger reserve that encompasses the Shivalik near the foothills of Himalaya। Consider the following statement: the productivity of ocean increases when the carbon emission from the atmosphere are sunk by it। जो कार्बन इमिशन है, अगर इसको चूस लिया जाए, अब्जॉर्ब कर लिया जाए, संक कर लिया जाए ओशियन के द्वारा, तो इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है कि घट जाता है? सोचिए जरा सा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, अम्लता बढ़ जाएगा, तो फिर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा ओशियन का? The ocean warming increase. The ocean warming increases the frequency of tropical cyclone winds and rainfall। उसमें स्वाभाविक है, ओशियन का गर्म होने से ट्रॉपिकल साइक्लोन का, विंड का, रेनफॉल का, सबका फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट है भाई बी, और एक तो बिल्कुल गलत है। ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। औद्योगिक जो इंडस्ट्री शुरुआत हुई थी, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से,
उससे पहले ही मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो चुका है। देयर इज a vast evidence that this has serious consequences for the ecosystem and human being. Of course, IPCC Special Report on Ocean and Cryosphere 2019 में आईपीसीसी ने ओशियन और क्रायोस्फीयर क्षेत्र को लेकर कहा कि ओशियन इज 0.8 डिग्री वार्मर देन द प्री इंडस्ट्रियल एज। 0.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो चुका है ओशियन का टेम्परेचर। इट इज मोर एसिडिक एंड लेस प्रोडक्टिव। जितने एसिडिक बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी घट जाता है ना, बिकॉज ऑफ द कार्बन इमिशन दैट वाज संक बाय ओशियन, क्योंकि कार्बन इमिशन बढ़ रहा है। और और आपको पता होना चाहिए कार्बन सिंक के रूप में वाटर बॉडी बहुत बड़ा योगदान देती है। तो स्वाभाविक है कार्बन को अगर इमिशन करेगी तो उसको वो ऑब्जर्व करेगा और एसिडिटी बढ़ जाएगा, और एसिडिटी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ ओशियन वार्मिंग वुड बी एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, winds and rainfall, as well as an increase in extreme waves, all of which could be accompanied by a rise in the relative sea level. Next one, acid rain is mainly is a byproduct of variety of human activities that emits oxides of course, carbon dioxide, sulfur dioxide in the atmosphere. C is the right answer. Being burning of fossil fuels which contain sulfur and nitrogenous matter, सच कोल एंड ऑयल, जैसे कि कोयल है, कोयला है, ऑयल है, पावर स्टेशन है, एंड फर्नेसेस भी है, और पेट्रोल डीजल जो कि मोटर व्हीकल में जलता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उगलता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आफ्टर द ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विथ वाटर, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है जो कि एसिड है, और वो पॉल्यूटेड एयर यूजली कंटेन्स पार्टिकुलेट मैटर एंड कैटलाइज द ऑक्सीडेशन, इससे और फास्ट हो जाता है। These lead to the formation of nitric acid and thus deleterious effect of the overall ecological of the region. Consider the following statement. Global warming potential is a measure of how energy the emission of 1 ton of any greenhouse gas will absorb over a given period of time. जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो एक मेजरमेंट करता है कि जो एनर्जी इमिशन हो 1 टन ऑफ एनी ग्रीन हाउस गैस will absorb a given period of time relative to emission of 1 ton of carbon dioxide. Smaller the global warming potential, more the given greenhouse gas emission, the greenhouse gas warms the earth compared to carbon dioxide over that period. Smaller the GWP, more than that the greenhouse gas warms the earth compared to CO2 over that time period, which is correct. एक ही सही है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाज डेवलप्ड टू अलाउ कंपैरिजन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसको डेवलप किया गया है ताकि हम लोग कंपेयर कर सके आराम से ग्लोबल वार्मिंग का जो अलग अलग प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैसेस की अलग अलग जो प्रभाव है उसके आधार पे। स्पेसिफिकली देखा जाए तो इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी द इमिशन ऑफ 1 टन, how much energy the emission of 1 ton of any greenhouse gas will absorb over a given period of time. 1 टन जब आप कुछ भी जलाते हैं, ऊर्जा पैदा करते हैं, तो उससे कितना ग्रीन हाउस गैस पैदा होता है। तो किसी भी ग्रीन हाउस गैस के जो ऑब्जर्वेशन है उसका कितना डिपेंड करता है कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम रिलेटिव टू द इमिशन ऑफ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन और 1 टन एनर्जी प्रोडक्शन के दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोलते हैं। लार्जर दी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, द मोर दैट द गिवन गैस वार्म्स द अर्थ कंपेयर टू अर्थ। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो पृथ्वी को गर्म कर ही रहा है, लेकिन और भी ऐसे कुछ हैं जो पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं। उसके साथ हम अगर कंपेयर करेंगे कि वो जो चीज़ है जो ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन कर रहा है या एनर्जी पैदा कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में पृथ्वी को कितना गर्म कर रहा है,
अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा गिवन कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा या टाइम में, द टाइम पीरियड यूजली यूज फॉर GWP इज 100 ईयर, और इसके लिए 100 साल का अवधि लिया जाता है। CO2 by definition has a 1 GWP of regardless of the time period used, because it is the gas being used as a reference। इसको रेफरेंस पकड़ लिया गया है। रेफरेंस, अलग अलग गैसों का अलग अलग इमिशन होता है, क्षमता अलग अलग होता है, उसका ग्रीन हाउस गैस इमिशन में योगदान अलग अलग होता है, ग्लोबल वार्मिंग अलग अलग योगदान होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से आधार मान लिया गया है और इसी से कंपेयर किया जाता है सबका। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC के बारे में पूछा जा रहा है। IPCC एक जॉइंट इनिशिएटिव है WMO का और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इज इट राइट? IPCC report are the key input to intergovernmental climate change in negotiation. IPCC was earlier awarded Nobel Prize for its efforts in creating awarenesses for the fight against climate change। ऐसा हुआ है क्या? IPCC को नोबेल प्राइज कभी मिला है? चलिए एक और दो, दो और तीन सही है, क्योंकि इसमें WMO और UNEP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं। UNDP की जगह UNEP है, ठीक है। तो इसका निर्माण 1988 में किया गया था IPCC का, WMO और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। IPCC रिपोर्ट करता है ओनली की इनपुट किसको? इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन को। IPCC इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स दैट आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ या फिर WMO के मेंबर। Thousands of the people from all over the country, all over the world contribute to the work of the IPCC. IPCC does not conduct its own research। IPCC का कोई अपना रिसर्च पेपर नहीं होता है। The Intergovernmental Panel on Climate Change was established by United Nations to provide the public scientific information on the climate change। IPCC had won Nobel Prize in 2007। 2007 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। एक्नॉलेजमेंट इसके एफर्ट, इसके प्रयास को देखते हुए कि ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक जो अवेयरनेसेस होना चाहिए, जो जिम्मेवारी और जो कर्तव्य होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, उसको फैलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो IPCC का गठन 1988 में UN और UNDP नहीं, UNDP या UNEP के मिलकर किया गया था। इसका कोई अपना पब्लिक रिसर्च नहीं होता है, ठीक है। Consider the following statement regarding the Paleocenic thermal maximum। Paleocene thermal maximum पीरियड से क्या मतलब है? ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी पैलियोसिनिक टाइम की बात कर रहा है। पैलियोसिनिक, द अर्थ एक्सपीरियंस अ नेचुरल पीरियड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर्ड बाय अ वोल्केनिक इरप्शन। मतलब अभी हम लोग धरती को तो हम लोग मानव जनित गतिविधियों से ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए पैलियोजेनिक या पैलियोसिनिक काल का, उस समय जो धरती गर्म हुई थी उसका सबसे बड़ा योगदान नेचुरल रूप से वोल्केनिक इरप्शन के कारण हुआ था। क्या? सेवरल स्टडीज हैव शोन that during this period ocean acidification caused mass extinction in the deep ocean and there were change in biota in the surface ocean। Is it right or wrong? क्या पैलियोसिनिक थर्मल मैक्सिमम पीरियड के दरमियान एसिडिक बहुत बढ़ गया था, जिससे कि बहुत भारी मात्रा में मराइन जीव जंतु मर गए? ऐसा इज राइट? सी, दोनों कथन बिल्कुल सही है। लगभग 56 यानी 5.5 करोड़ वर्ष पहले, मान लीजिए आज से लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पहले धरती जो है एक नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग, तो 5.5 करोड़ वर्ष के आसपास धरती जो है एक्सपीरियंस की थी एक नेचुरल पीरियड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ऑटोमेटिक ट्रिगर्ड हुआ था जब वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से 5.5 करोड़ वर्ष पहले एक भयानक वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ था, और उसके बाद पूरा का पूरा पृथ्वी जो है ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ गया था, और इस पीरियड को कहा गया था पैलियोसिनिक इकोसीन थर्मल मैक्सिमम, PETM, and there was a huge amount of carbon dioxide released into the atmosphere। This caused about 8 degrees surface ocean
वार्मिंग, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया था ओशियन का इन द हाई लैटिट्यूड में। सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ओशियन एसिडिफिकेशन कॉज मास एक्सटिंक्शन, और इतना भयानक एसिडिफिकेशन हुआ था कि पूरा का पूरा लगभग समझ लीजिए डीप ओशियन तक एक्सटिंक्शन हो चुका था, मास एक्सटिंक्शन हुआ था। देयर वर चेंज इन द बायोटा इन द सरफेस ओशियन, पूरा का पूरा समझ लीजिए ओशियन का बायोटा ही बदल गया। नेक्स्ट है ओशियन एक्ट इज ए लार्ज कार्बन सिंक। जी हाँ, ओशियन एक लार्ज कार्बन सिंक होता है। क्यों? इसका बहुत बड़ा जियोग्राफिकल कवरेज होता है, इसलिए डिफरेंट सेंस या डिफरेंसेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सी वाटर एंड एयर, रिच पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड सी ग्रास। ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा बहुत बड़ा एरिया भी है। चलिए ये सब के आंसर डी भी होंगे। ओशियन आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक। ओशियन जो है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक ऑन द अर्थ बिकॉज देयर लार्ज, एक तो बहुत बड़ा जियोग्राफिकल कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा है, एंड प्रेजेंस ऑफ इसमें बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत ही फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, पूरा सी ग्रास फाइटोप्लैंक्टन आपको पता होना चाहिए, कोरल, ये सब क्या है, सब ये सब एक तरह से एब्जॉर्बर है, कार्बन सिंकर है ये। कार्बन डाइऑक्साइड रेडली डिजोल्व इन वाटर, पानी में आसानी से घुलता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ओशियन प्रोवाइड ह्यूज रिजर्वर, ठीक है, अब कार्बन एक तरह से कार्बन स्टोरेज का बहुत बड़ा टंकी है ये। अक्रॉस द वर्ल्ड्स ओशियन देयर इज ए कंटिन्यूअल साइकिल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मेंटेन करने में कितना बड़ा योगदान है, यू कैन सिंपली एनालाइज योरसेल्फ। द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सी वाटर एंड एयर फैसिलिटी गैस एक्सचेंज। जो इसका मुख्य कारण है, एक तो पार्शियल प्रेशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो सी वाटर में और एयर में, हवा में अलग अलग होता है, तो एक्सचेंज बहुत आसानी से हो जाता है। दिस अलाउ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू डिजोल्व इन सी वाटर, इससे सी वाटर में थोड़ा सा आसानी से मतलब घुल मिल जाता है। Which of the following clearly show that the importance of carbon dioxide in atmosphere? कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में होना तो बुरी बात माना ही जाता है। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जनरली ग्रीन हाउस गैस के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका उपयोगिता भी तो है। क्या उपयोगिता है इसका? एक तो इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ये जनरल सी बात है। इट एब्जॉर्ब द हीट डायरेक्टली इनकमिंग फ्रॉम द सन, दस वार्मिंग द प्लांट। प्लेनेट को गर्म करने में इसका बहुत बड़ा मतलब एक तरह से, क्या ये सबसे पहली बात, ये इनकमिंग सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। ये धरती के जो टेरेस्ट्रियल हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। इट इज द मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद जी नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, केवल एक सही है। तो ग्रीन प्लांट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ विद द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2 molecules don't really interact with sunlight. सनलाइट का इससे कोई लेना देना नहीं है, सनलाइट के साथ वो क्रिया करता ही नहीं है। ओनली आफ्टर द अर्थ एब्जॉर्ब सनलाइट, जब पृथ्वी गर्म आ जाती है सनलाइट से, उसके बाद टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है, ठीक है, उस एनर्जी को इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। तो पृथ्वी जब री इमिट करती है एनर्जी को एज ए इंफ्रारेड वेव्स, देन तब कार्बन डाइऑक्साइड का रोल आता है। वो क्या करता है ना, CO2 तब जाके ग्रीन हाउस गैस को ऑब्जर्व कर लेता है, एक तरह से कंबल के रूप में पकड़ लेता है। आओ बेटा, पृथ्वी से आ रहे हो ना तुम, जब पृथ्वी से लौटती किरणें ऊपर की ओर जाती है, वातावरण में जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, चूंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे पृथ्वी का टेम्परेचर गिरने से बच जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, 0.1% और भी गैसेस है, 0.003% समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड है। Traces amount of carbon dioxide, methane, water vapor, and neon are some of the other gases that make up remaining 0.1%. Which of the following are the geoengineering techniques designated या designed to tackle the effect of climate change? Climate change को एक तरह से टैकल करना चाहते हैं हम लोग, इसके लिए जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो जियो इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है भाई बताइए। एक तो आर्टिफिशियल ट्री
that pulls the carbon dioxide from the atmosphere यूजिंग द प्लास्टिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल ट्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। एडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम टू द ओशियन वाटर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन बाय द ओशियन। हम लोग जानबूझ के समुद्रों में चूना पत्थर या चूना मिला रहे हैं, लाइम मिला रहे हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक एब्जॉर्बेशन हो सके। यूजिंग unmanned ship to increase the using unmanned ships to increase above ocean cloud cover by spraying seawater into the air। आप चाहे तो चाहे तो सी वाटर को हवा में उछाल दीजिए, स्प्रेइंग कर दीजिए, ये भी एक तरीका है। फ्लोटिंग थाउजेंड ऑफ टीनी मिरर्स इन द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ये तो है ही तरीका। तो चलिए इस सब का सही उत्तर सब है। जियो इंजीनियरिंग स्कीम आर द प्रोजेक्ट जो कि डिजाइन किया गया है टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज के डायरेक्टली बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द प्लेनेट सरफेस। या तो पृथ्वी को गर्म होने से रोको या फिर इसको जो गर्म कर रहा है उसको हटाओ, यही दो तरीका है। तो पहला फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्कीम जो है दोज डेजिग्नेटेड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एक तो हम लोग पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं अपने वातावरण से, इसमें हम लोग कुछ मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ट्री जिसको कहते हैं, जो कि क्या करता है ना, वो खींच लेता है गैस को। इसके लिए हम प्लास्टिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी प्रपोजल अभी चल रहा है कि किस तरह से वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक से अधिक ऑब्जर्व किया जा सके, और इसके लिए कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक चूना जो है वो समुद्र के पानी में मिलाइए, जैसे बाय एडिंग द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लाइम टू द वाटर। दूसरी पद्धति में हम लोग ऐसा ऐसा डिजाइन निर्माण कर रहे हैं जो हमारे सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने से रोके या फिर इसको कम से कम आने दे। इसके लिए कुछ प्रपोजल है, जैसे कि फायरिंग द सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसोल छोड़ दीजिए सल्फेट का, जो रिफ्लेक्ट कर देगा सनलाइट को बैक टू स्पेस। दूसरा है अनमेन्ड शिप्स टू इंक्रीज अबव ओशियन क्लाउड ओवर द स्प्रेइंग सी वाटर इनटू द एयर। जो अनमेन्ड शिप्स हैं उसको मतलब ओशन क्लाउड के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप बाय स्प्रेइंग सी वाटर इनटू द एयर। आप चाहे तो सी वाटर को स्पेस में छीट दीजिए। पेंटिंग द वर्ल्ड्स रूफ वाइट टू इंक्रीज द रिफ्लेक्टिविटी। दुनिया में छतों का जो रंग हो वो वाइट होना चाहिए, अधिक से अधिक घरों का रंग अगर वाइट हुआ तो अधिक से अधिक प्रकाश वापस चला जाएगा क्या। वर्ल्ड स्वरूप समझते हैं, दुनिया का वर्ल्ड स्वरूप क्या है, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ये सबको अगर सफ़ेद रंगों से रंग दिया जाए तो धरती पर क्योंकि 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर ऊंचा है सब, उसको रंगेंगे तो स्वाभाविक है। एंड इवन फ्लोटिंग थाउजेंड ऑफ टीनी मिरर्स इन द स्पेस में मिरर छीट दीजिए छोटा छोटा, ताकि ये लोग प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे धरती पर आने से। विच ऑफ दिस इकोसिस्टम यूज सिक्वेस्टर मोस्ट कार्बन फॉर ए गिवन यूनिट ऑफ एरिया। इसमें सबसे बेहतर कौन काम करेगा? स्वाभाविक है साल्ट मार्स, क्योंकि नमक जो है सबसे ज़्यादा वापस लौट आएगा, जिसको एल्बिडो बोलते हैं हम लोग। साल्ट मार्सेस आर वन ऑफ द की कोस्टल ब्लू कार्बन, ये ब्लू कार्बन है, हैबिटेट्स blue carbon habitats recognized for their ability to store carbon within above and below ground biomass and sediments। साल्ट जो मॉर्स हैं, जो लवनी जंगल, लवनी मतलब लवनी क्या कहेंगे हम उसको, मार्स को जंगल कहिए, घास फूस कहिए, सिक्वेस्टर कार्बन टू एट रेट 2 to 4 times ग्रेटर देन द रिकॉर्डेड फॉर मैच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो मैच्योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से 2 से 4 गुना ज़्यादा इसकी क्षमता होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन न्यूट्रलिटी refers to achieving
नेट जीरो कार्बन इमिशन, नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, carbon neutrality can be achieved only by eliminating carbon dioxide emission altogether. कार्बन न्यूट्रलिटी को आप प्राप्त कर सकते हैं इलिमिनेट करके, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम से कम करके। रिन्यूएबल एनर्जी हैज ए लेसर टू ऑलमोस्ट जीरो कार्बन इमिशन। ऐसा तो होता नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी जीरो कार्बन इमिशन करे। 1 और 3 सही है लगभग लगभग। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जितना हम लोग कार्बन पैदा कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उतना उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है। कार्बन न्यूट्रलिटी का सीधा मतलब अचीविंग नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय बैलेंसिंग कार्बन डाइऑक्साइड emission with the removal, often through the carbon offsetting or simply eliminating carbon dioxide emission altogether. कार्बन इकोनॉमिक के लिए although both the renewable and non-renewable energy both produces carbon emission in some form, कुछ ना कुछ फॉर्म में तो निकलता ही है, चाहे वो रिन्यूएबल हो रिन्यूएबल हो दोनों निकलता है। बट रिन्यूएबल एनर्जी हैज लेसर टू ऑलमोस्ट जीरो, लगभग ना के बराबर ही ये कार्बन इमिशन करता है, इसलिए आप ना के बराबर मान सकते हैं इसको आप। लेड जो है एक नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक मेटल जो कि धरती में मिलता है, धरती के क्रस्ट में मिलता है और वाइड स्प्रेड है, और इसका बहुत ही गंभीर इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन होने के कारण बहुत ही खतरनाक प्रभाव होता है। तो ह्यूमन एक्सपोजर एंड सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो ये आखिर ये लेड पोल्यूशन होता कैसे है, कहाँ से ये फैलता है, इसका सोर्स क्या है? एक तो बैटरी ऑफ द मोटर व्हीकल, पेंट, कॉस्मेटिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, सेरेमिक ग्लेजेज, स्मेल्टिंग, तो सब के सब सही हैं। लेड जो कि एक नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक मेटल जो कि धरती के क्रस्ट में मिलता है, वाइड स्प्रेड यूज हैज रिजल्टेड इन एक्सटेंसिव environmental contamination, ह्यूमन एक्सपोजर, सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन इंक्लूड जैसे कि माइनिंग है, स्मेल्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ है, एंड इन सम कंट्रीज द कंटिन्यू यूज ऑफ लेडेड पेंटेड। आप देख रहे हैं पेंट का इस्तेमाल इतना भारी मात्रा में हो रहा है, लेडेड पेंटेड का, leaded gasoline and leaded aviation fuels. More than 3/4 of globe, 3/4 धरती लेड कंजम्पशन करती है इस कौन सी बनाने के लिए। लेड एसिड, जितना भी बैटरी होता है ना वो लेड एसिडिक बैटरी होता है, लेड एसिड बैटरी, पीबी बैटरी फॉर द मोटर व्हीकल्स। लेड इज हाउएवर ऑल्सो यूज इन मेनी अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि पिगमेंट्स, पेंट, सोल्डर, स्टेन ग्लास, लेड क्रिस्टल ग्लासवेयर, ammunition, ceramic glazes, jewelry, toys, in some cosmetic and traditional equipments, medicine, drinking water delivered through the lead pipes or pipes joined with the lead solder many contain lead. Much of the lead is in global commerce is now obtained from recycling. Many countries are aiming to achieve net zero emission scenario by the middle of the century. सदी के बीच तक 1950 तक, 2050 तक हम लोग नेट जीरो इमिशन कोशिश करेंगे। दुनिया तो यही इस कदम पर निकल चुकी है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन का मतलब है कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन नियर टू जीरो। नियर टू जीरो, नेट जीरो ग्लोबल डज नॉट फिगर इन 2015 Paris Agreement. Net zero emission can be achieved by creating more carbon sinks such as forests and relying on futuristic technology such as carbon capture and storage. Of course, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, विकास तो होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन उसको अब्जॉर्बिंग करने का कैपेसिटी, उसको सिंक करने का कैपेसिटी किसी में पैदा कराना पड़ेगा। तो जी हाँ, इसका 2 और 3 सही है। एक तो बिल्कुल सही नहीं है कि हम लोग किसी प्रकार का इमिशन करेंगे नहीं। बहुत से कंट्रीज हैं जिसमें यूके है, फ्रांस है, ऑलरेडी इनेक्टेड लॉ जो अपने वादे को पूरा करने के लिए कि वो नेट जीरो इमिशन बन जाएगी बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी। यहाँ तक कि चाइना ने भी प्रॉमिस कर दिया है कि वो 2060 तक नेट जीरो इमिशन हो जाएगा। भारत ने तो नेट जीरो इमिशन की बात 2070 तक की है ग्लासगो में।
नेट जीरो विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू ये कार्बन न्यूट्रलिटी। नेट जीरो का मतलब है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं है कि कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो। इमिशन तो होगा ही ना यार, इमिशन तो थोड़ा रोक देंगे हम लोग पूरी तरह से, इमिशन के तरीके बदल जाएंगे, इमिशन होगा लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, नेट जीरो इज ए स्टेट इन विच कंट्रीज इमिशन आर कंपेंसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। आप जितना कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे हैं उसके बराबर और उसके लगभग बराबर अगर उसको वापस हम धरती से या वातावरण से खींच ले रहे हैं, किसी भी विधि से, किसी भी विधि से आप उसको हटा रहे हैं, बस यही है, न्यूट्रल कर देना उसको। एब्जॉर्प्शन ऑफ इमिशन कैन बी इंक्रीज, ये प्रक्रिया कैसे तेज होगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ मोर हम लोग को अधिक से अधिक कार्बन सिंक बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अधिक से अधिक जंगल लगाना पड़ सकता है। वाइल रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये भी बात को ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी खोजनी होगी जो कार्बन कैप्चर को बढ़ा दे, कार्बन स्टोरेज को बढ़ा दे, कार्बन को हम लोग वातावरण से खींच ले, एक ऐसा विधि हो, एक ऐसा पंप हो जिसको हम लोग कहीं और स्टोर कर ले कार्बन को। नेट जीरो goal does not figure in 2015 Paris Agreement. The new global architecture to fight climate change, ये जो पेरिस एग्रीमेंट में किया था इसमें नेट जीरो इमिशन की बात, नेट जीरो गोल को डज नॉट फिगर। द पेरिस एग्रीमेंट ओनली रिक्वायर्स एवरी सिग्नेटरी टू टेक द बेस्ट क्लाइमेट एक्शन इट कैन। बस एक बोल दिया कि जो देश अपना अच्छा से जितना करे कर सके तो करे, अच्छा बात है। अगला है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पॉप्स के बारे में। Persistent organic pollutants have the property of long range environment transport. ये लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं। लॉन्ग रेंज मतलब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, environmental ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एलरेट एक्सपोजर टू पॉप कैन लीड टू द कैंसर एंड डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम। पॉप के संपर्क में आने से आपको बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है। एज वी मूव अब द फूड चेन, जैसे जैसे हम लोग फूड चेन में ऊपर जाते हैं, your concentration of pops tends to decrease so that the animals at the top of the food chain will tend to have low concentration of these animals. Of course, it's a wrong statement. A is the right. जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपोजर ऑफ पॉप कैन लीड टू द कैंसर, डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिजीज ऑफ इम्यून मतलब का जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकता है, आपके जो नॉर्मल इन्फेंट बेबी है, चाइल्ड है, उसके बच्चे के विकास में बाधा डाल सकता है। क्या है इसके यूनिकनेस पॉप की? देखिए, पॉप आर लिपोफिलिक, इसका मतलब समझ लीजिए होता क्या है। ये जो पॉप है ना, ये जल में घुलनशील नहीं है, वो आपके फैटी आपके टिश्यू में जमा हो जाता है, वहां पर स्टोर होने लगता है, अकोमुलेट होने लगता है। फैटी टिश्यू द कंसंट्रेशन कैन बिकम मैग्निफाइड अप टू 70,000 टाइम्स हायर देन द बैकग्राउंड लेवल्स। सोच लीजिए 70,000 गुना ये ज्यादा बढ़ सकता है। एज यू मूव अप टू द फूड चेन, जैसे जैसे फूड चेन में आहार जो श्रृंखला है उस जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है, और टॉप एनिमल्स में सबसे ज्यादा होगा, फिश, प्रेडेटरी बर्ड्स, मैमल्स एंड उसके बाद ह्यूमंस में और भी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे एक अगर बाय द वे सपोज किसी प्रकार का पॉप पॉप में बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इंग्रेडिएंट्स जैसे कि डीडीटी है, जैसे कि जो मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वो अगर मानते सपोज समुद्र में गया पानी, वहाँ की मछलियों ने उसको पिया, उसका उपयोग किया, वो मछली जो होगा जानवरों के द्वारा खाया जाएगा, मनुष्यों के द्वारा खाया जाएगा, तो इस तरह से एक लेवल उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं बायो अकोमुलेशन। ठीक है, अगर एक ही हम लोग ट्रॉपिकल लेवल की बात करें तो उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्री ट्रांसप्लांटेशन। ट्री ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? नॉट ऑल ट्रीज कैन बी ट्रांसप्लांटेड। ट्री ट्रांसप्लांटेशन मतलब सभी ट्रीज इसमें ट्रांसप्लांटेड नहीं किए जा सकते। एनी ट्री दैट हैज ए टेप रूट सिस्टम कैन बी ट्रांसप्लांटेड विदाउट मच एफर्ट। जो रूट जिसका रूट सिस्टम है उसको आसानी से कहीं भी विदाउट ज़्यादा प्रयास किए आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
ट्रीज लाइक पीपल एंड सीसम आर टॉलरेंट टू ट्रांसप्लांटेशन। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह। बी इसका सही जवाब है, 1 और 3। नॉट ऑल ट्रीज कैन बी ट्रांसप्लांटेड। सभी ट्रीज को ट्रांसप्लांटेड करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि पीपल, फिकस, सीमल, सीसम आर टॉलरेंट टू ट्रांसप्लांटेशन। इसका ट्रांसप्लांट आसान है, पीपल का, फिकस का, सीमल का, सीसम का, क्योंकि ये टॉलरेंटेड है, ठीक है ना, ये सहनशील है ट्रांसप्लांटेशन के प्रति। ट्रीज सच एज डैक, पलास, अर्जुन, सहतूत, ये लोग झिमिल या झिलमिल सितारों का, सहतूत, अर्जुन, पलास, ये सब इन मतलब ये टॉलरेंट नहीं है ट्रांसप्लांटेशन के प्रति। एनी ट्री दैट हैज अ टेप रूट सिस्टम कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड। जिसका टेप रूट होता है ना, एज द रूट गोज डीप इनटू द सॉइल एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट इट विदाउट डैमेज। तो टेप रूट वाले ट्रीज वो होते हैं जिसके जो जड़ है इतने गहरे चल जाते हैं, अगर आप उसको उखाड़ने की कोशिश कीजिएगा तो वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर इसको दोबारा आप लगाइएगा तो उगेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इसमें अर्जुन है, साल है, ठीक है, डाक है, सहतूत है, झिलमिल है। लेकिन शीशम अच्छा है, सीमल अच्छा है, फीकस अच्छा है, पीपल अच्छा है। आप इसके जड़ों को ज़्यादा गहराई तक नहीं, बस ये ऊपरी ऊपरी होता है, इसको उखाड़ के आप किसी और जगह शिफ्टेड कर सकते हैं। वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, जब आप हाइड्रोकार्बन फ्यूल जलाते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ऐसे वगैरह वगैरह, इट वॉज इफ वी सी ए ब्लू फ्लेम इट मीन्स क्या है इसका, अगर ब्लू फ्लेम निकल रहा है तो इसका क्या मतलब है। ऑफकोर्स ये यार ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कभी कभी का। तो अगर ब्लू फ्लेम निकल रहा है तो ये सैचुरेटेड है, मेड ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसका कंबसन कंप्लीट होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है। कंप्लीट कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बट इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनकम्प्लीट कंबसन टेक्स प्लेस, hence saturated hydrocarbons give blue flame while unsaturated hydrocarbons burn with sooty flame। sooty flame, unsaturated hydrocarbons जो होते हैं ना वो sooty flame के साथ चलते हैं। sooty flame you know about a sooty flame। blue flame is good but sooty flame is not good। consider the agriculture practices। देखिए, जीरो टीलेज हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रिक्वायर्स ए मिनिमम लेबर कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। अब जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से हम लोग जिस तरह से जीरो टीलेज की ओर खिसक रहे हैं, इसका कारण तो है कि इसमें जो कार्बन एब्जॉर्बिंग क्षमता जो है ना वो ज़्यादा है और इसमें मेहनत भी कम लग रहा है। क्या ऐसा है क्या? जीरो टीलेज रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन एंड क्रॉप ड्यूरेशन। एक तो जीरो टीलेज से सॉइल इरोजन घट रहा है, क्रॉप ड्यूरेशन घट रहा है। क्या मिक्स्ड फार्मिंग इज a multiple cropping practice involving growing two or more crops in proximity। मिक्स फार्मिंग में आप दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगा देते हैं, ठीक है, और बगल बगल में रखकर। वर्टिकल फार्मिंग मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक ग्रोइंग मेथड्स ऑफ कोर्स। चलिए, एक और दो सही है, बाकी सब के सब गलत हैं। जीरो टीलेज इज द प्रोसेस वेयर द क्रॉप सीड विल बी सोन थ्रू द ड्रिलर्स। इसमें आपको क्रॉप सीड को है ना एक ड्रिलर के मदद से बिना कोई परेशानी का आप आराम से जीरो टिलेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर द क्रॉप सीड विल सोन थ्रू ड्रिलर्स विदाउट प्रायर लैंड प्रिपरेशन। अब जमीन को ऐसा नहीं है कि जुताई करना है, वो अच्छा से पानी छीटना है, खाद छीटना है, वो सब कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है ना, जीरो टिलेज में आप ड्रिलर लाए और ड्रिलर जो है बिना लैंड प्रिपरेशन किए ही डायरेक्ट सीड कर देगा, डायरेक्ट सीडिंग कर देगा। डिस्टर्बिंग द सोइल लैंड, बिना आप जमीन को डिस्टर्ब किए, बिना कोई प्रिपरेशन किए आप आराम से बीज को आराम से रोप सकते हैं। वेयर प्रीवियस क्रॉप, अगर आप जो पहले विधि थे उसमें आपको जमीन को उलटना पलटना पड़ता था। जीरो टिलेज नॉट ओनली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, इससे तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन तो घटता ही है, ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन। इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें सॉइल को उतार पटल के सॉइल को ढीला तो नहीं करते हैं ना, डायरेक्ट सीडिंग कर देते हैं।
विद द हेल्प ऑफ ड्रिलर। और इससे क्रॉप ड्यूरेशन एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड वीड इफेक्ट भी घट जाता है। ठीक है, विच इज बेटर देन टीलेज। Zero tillage is not only reduce the cost of cultivation, it also reduces the soil erosion, crop duration, irrigation requirement, weed effect, which is better than tillage. Zero tillage is also called no tillage, no nil tillage। इसको नो नील टिलेज बोलिए, जीरो टिलेज बोलिए, या नो टिलेज बोलिए। जबकि मिक्स फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या करते हैं ना आप, बहुत आप हॉर्टिकल्चर भी करते हैं और लाइव स्टॉक पशुपालन भी करते हैं, ना कि अलग अलग। देखिए, मिक्स फार्मिंग को आप कभी ये मत समझ लीजिएगा कि एक साथ दो फसल का या दो से अधिक फसलों को उगाना को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग इज अ मेथड इन विच मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी। मतलब जैसे कि एक ही खेत में आपने गेहूं और चना बो दिया, ठीक है, बगल बगल में, ताकि आपने एक तरह से दोनों काम कर लिया। एक तो सॉइल बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखा, और दूसरा बात है क्रॉप डाइवर्सिटी रखने से कहीं ना कहीं भूमि की उर्वरता बढ़ती है। वर्टिकल फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्रोड्यूस इन वर्टिकली स्टेक्ड लेयर्स। वर्टिकली स्टेक्ड लेयर द प्रैक्टिस कैन बी यूज सॉइल। इसमें सॉइल का इस्तेमाल हो सकता है, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक ग्रोइंग मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्टिकल फार्म्स अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस फूड इन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। वर्टिकल फार्मिंग का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर वातावरण बहुत चैलेंजिंग है, लाइक वेयर द एरेबल लैंड इज रेयर और अनेबल। क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग जो है आजकल उन क्षेत्रों में क्या है जहाँ जमीन ही नहीं है, हर जगह पक्की सड़कें, हर जगह देख रहे हैं बड़े बड़े इमारत, तो वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग किया जा रहा है, छतों पर गार्डनिंग हो रही है आजकल। दिस इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। ओके, तो चार बातें समझ लीजिए। एक तो जीरो टिलेज, जिसमें सीड्स को डायरेक्ट ड्रिलिंग के माध्यम से धरती पर सीधा बो दिया जाता है। किसी प्रकार का जमीन का तैयारी, प्री मॉइस्चरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ज़्यादा पानी, ज़्यादा सीड, ज़्यादा फर्टिलाइजर, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। समय बचता है, लागत घटती है। ये है आपका जीरो टिलेज, नो टिलेज, ठीक है, या एब्सोल्यूट जीरो टिलेज। ठीक है, और दूसरा है कि अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग मतलब एक ही जमीन पर एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों को उगा रहे हैं, इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। एक होता है वर्टिकल फार्मिंग, जिसमें क्या होता है जमीन के लैंड के अभाव में ऐसा किया जाता है, जिसमें वर्टिकली रूप से ट्री को उगाया जाता है, वर्टिकली एक के ऊपर एक के ऊपर एक। क्योंकि ऐसा आप बिना पानी का या पानी का भी कर सकते हैं, बिना पानी का हाइड्रोपोनिक्स, मिट्टी के बिना भी कर सकते हैं। आजकल देख रहे हैं ना वर्टिकल फार्मिंग कितना फैल रहा है हमारे शहरों में। शहरों में ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक फूड्स का उत्पादन के लिए एक ही छत के ऊपर, मतलब आराम से लेयर दर लेयर दर लेयर दर कई वर्टिकल फार्मिंग हो रहा है। उसमें किसी प्रकार का मिट्टी या किसी प्रकार की, मतलब ज़्यादा खाद की इस्तेमाल नहीं हो रहा। बस इसमें हाइड्रोपोनिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। और जिसमें हॉर्टिकल्चर और कृषि दोनों साथ साथ हो ना, उसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, मिक्स कृषि, मिक्स खेती, मिक्स मिक्स मतलब आप मुर्गी भी पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म भी खोल के रखे हैं, खेती भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं, मधु पालन भी कर रहे हैं, तो वो हुआ मिक्स फार्मिंग। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। ए कार्बन क्रेडिट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड serialized unit that represent 1 kg of carbon dioxide equivalent that is reduced, avoided, or sequestrated from the project applying an approved carbon credit methodology। इसमें 1 kg कार्बन की बात हो रही कि 1 टन कार्बन की, बताइए। Decarbonization refers to the conversion of economic system or individual carbon emitting entity, reducing the carbon intensity of its emission over the time, which is the incorrect। डीकार्बोनाइजेशन का सीधा मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसी ना किसी तरह से डीकार्बन करो या तोड़ो, एक ही गलत है। एक कार्बन क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड कार्बन ऑफसेट, बहुत चर्चा में अभी, इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड सीरियलाइज्ड यूनिट दैट रिप्रेजेंट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन यूनिट का मतलब है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड।
इक्विवेलेंट दैट इज रिड्यूस्ड, अवॉइडेड, सिकोटाइज, या तो आप उसको रिड्यूस कीजिए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को, या तो उसको अवॉइड कीजिए, या तो उसको किसी जगह स्टोर कर लीजिए। और अगर आप स्टोर कर लेते हैं 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और उस कार्बन क्रेडिट का इस्तेमाल आप एक शेयर के रूप में कर सकते हैं। आप उसको बेच सकते हैं, और कार्बन ऑफसेट कर सकते हैं। जिसने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1 टन या 2 टन या 5 टन, जिसने अब एक निश्चित सीमा से ज़्यादा उत्पन्न किया है, आप उसको कार्बन क्रेडिट बेचिए और एक निश्चित अमाउंट वापस ले लीजिए। इससे कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलेगा कि जो भी प्रदूषक है, जो भी प्रदूषक कंट्री है, जो प्रदूषक कंपनियां हैं, उनको एक तरह से पेनल्टी के रूप में कार्बन क्रेडिट को खरीदना पड़ेगा, ताकि उनका कंपेंसेशन कोई और कर रहा है, क्योंकि उसने अपने सीमा से कम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन किया है, जबकि एक ने अपने सीमा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया है। तो ज़्यादा वाले को सजा के रूप में पेनल्टी भरना पड़ेगा, उसके कार्बन क्रेडिट करना पड़ेगा। यही है कार्बन क्रेडिट मेथोडोलॉजी। लेकिन इसका नुकसान भी है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ प्रोड्यूसर जो है अपने नैतिकता, अपने कर्तव्य को भूलकर, अपने प्रतियोगिता की दौड़ में, अपने विकास की दौड़ में, अपने लालच की दौड़ में अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर दूसरे गरीब और छोटे राष्ट्रों को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो उनका विकास ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे और कर मतलब ले, टेक्नोलॉजी ना ले। डीकार्बोनाइजेशन मीन्स द रिप्रोडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, डीकार्बोनेशन सीधा उल्टा बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना है। मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो टर्म इसका मतलब है कन्वर्सन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या इंडिविजुअल कार्बन इमिटिंग एंटिटी, कन्वर्टिंग द रिड्यूस ऑफ कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स डायरेक्ट वैल्यू चेन emission over time. Consider the following statement. Coal release almost similar amount of carbon dioxide relative to natural gas, 1 किलोग्राम टू किलोग्राम बेसिस। मतलब कोल और नेचुरल गैस दोनों बराबर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है क्या? 26वां सेशन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसमें कि यूएनएफसीसी का, टू द यूएनएफसीसी डेवलप्ड कंट्रीज अग्री टू द फेज आउट ऑफ द यूज ऑफ कोल। क्या डेवलप कंट्री ने स्वीकार कर लिया कि वो कोयला को खत्म कर देंगे, फेज आउट कर देंगे? इंडिया एम्स टू मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। 2030 तक टारगेट तो है, लेकिन 40% है, 40-50% नहीं। शायद देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। ये सही है, केवल 3 ही सही है। ठीक है, तो कोल रिलीज ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोल जो है लगभग दुगुना कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है नेचुरल गैस की तुलना में। 1 kg अगर आप कोयला जलाइए और 1 kg नेचुरल गैस जलाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकाल रहा है। 26वां कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि पेरिस में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, ग्लासगो में हुआ था, तो उसमें इस बात को स्वीकार किया गया था, कंट्रीज एग्री टू फेज डाउन रेदर देन फेज आउट। फेज डाउन करने की बात करी, फेज आउट करने की बात नहीं। कोयला का इस्तेमाल होगा लेकिन कम होगा। इंडिया वुड हैव रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। 500 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स का इस्तेमाल 2030 तक करेंगे, और 50% एनर्जी नीड्स को अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्राप्त करेंगे 2030 तक। यस, 2030 तक ही हम लोग 50% रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करेंगे। आपको पता होगा भारत में अभी 170 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जिसमें कि हम लोग लगभग 40% अचीव कर चुके हैं। Consider the following statements. Soil organic matter is mainly composed of carbon, hydrogen, and oxygen, but also have small amount of nutrient such as nitrogen, phosphorus. जो soil organic matter है उसमें जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट ऑल्सो स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी होता है ऑर्गेनिक मैटर में, सोइल ऑर्गेनिक मैटर में। स्टोरिंग द कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर विद इन द सोइल इज सीन एज वन वे टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। सीधी सी बात है, अच्छा बात है। कार्बन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को किसी न किसी तरह से आपको स्टोर करना होगा। सोइल ऑर्गेनिक कार्बन कैन नॉट बी इमिटेड बैक इन गैसियस फॉर्म और लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये तो कैन नॉट वाला सवाल तो गलत ही होता है अक्सर। ए साइट, सोइल ऑर्गेनिक मैटर इज मेनली कंपोस्ट ऑफ कार्बन। ये वास्तव में ऐसा मिट्टी है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी है, जैसे नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और भी ऑर्गेनिक रेसिड्यूज हो सकते हैं इसमें सोइल ऑर्गेनिक मैटर्स में। ठीक है, मतलब सोइल ऑर्गेनिक मैटर कुछ नहीं, मट्टी है, उस मट्टी में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स भी है, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, जितना बोलना सब बोल दीजिए। आफ्टर कार्बन इंटर्स द, जब एक बार कार्बन मिट्टी में घुस जाता है ना, इंटर्स द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, एक बार कार्बन इंटर कर जाए सोइल में इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सोइल, fauna and flora, it can persist in the soil for decades, और ये लंबे समय तक रहता है, सेंचुरी तक रहता है, यहाँ तक कि सदियों, लाखों, करोड़ों वर्ष तक रह सकता है। इवेंचुअली सोइल एसओसी कैन बी लॉस्ट एज ए CO2 और मेथेन के रूप में निकलेगा बाहर एटमॉस्फेयर में वापस। इरोडेड सोइल मटेरियल, जब मट्टी टूटेगी, जब मट्टी का विखंडन होगा, ठीक है, डिजोल्व ऑर्गेनिक कार्बन वाश इनटू द रिवर्स और ओशियन, जब यही मिट्टी अगर धुएगी तो कार्बन निकलेगा नदी में, पानी में, पोखर में, तालाब में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, एक होता है इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन नहीं बोलते, इंजेक्शन दे देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट कर रहे हैं। इनहेंस ऑयल रिकवरी फ्रॉम एजिंग ऑफ ऑयल फील्ड्स, इसलिए हम लोग इसमें घुसड़ रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इंजेक्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग को अधिक से अधिक ऑयल की प्राप्ति हो सके। रिड्यूस कार्बन कंटेंट ऑफ व्हीकलर इमिशन, सिक्वेस्टर एटमॉस्फेरिक कार्बन फ्रॉम फॉर ओशियन बेसिन स्टोरेज, विच इज द करेक्ट। केवल एक सही है यार। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इंजेक्टेड, जैसे दवाई दिया जाता ना शरीर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करना किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंजेक्टेड विथ रेजिडुअल ऑयल इन द एजिंग फील्ड इन विच टोटल ऑयल प्रोडक्शन हैज बीन डिक्लाइनिंग। जैसे कि कोई ऑयल फील्ड है और उस ऑयल फील्ड में किसी विधि से कार्बन डाइऑक्साइड को घुसाया जा रहा है ताकि उसमें जो ऑयल प्रोडक्शन घट गया है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके। इट रिड्यूसेस इट्स विस्कोसिटी एंड इट मेक्स इट ईजियर टू डिस्प्ले ऑयल फ्रॉम द रॉक पोर्सेस, क्योंकि रॉक पोर्सेस में जो ऑयल फंसा हुआ है छुप के, उसकी विस्कोसिटी जब कम कर दी जाएगी ना, तो विस्कोसिटी कम होगा तो बहाना आसानी से तो वो आसानी से तैरने लगेगा और उसको खींच लिया जाएगा। CO2 गैस ऑल्सो स्वेल्स ऑयल, इससे जमीन जो है ना फूल जाएगा जहाँ इसको घुसाया जाएगा, क्योंकि CO2 जो है ना वो थोड़ा सा एक्साइटेड कर देगा उसको, तो वहाँ का ऑयल जो है स्वेल कर जाएगा, देयर बाय पुशिंग इट टूवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग वेल फॉर द एक्सट्रैक्शन, और इससे वो कुआं के ऊपर आ जाएगा और उसको खींच लेंगे हम लोग। CO2 enhance CO2 enhance oil recovery EOR works most commonly by injecting CO2 into already developed oil fields where it mixes with and releases oil from the formation, thereby freeing it to move the production well. CO2 that emerge with the oil is separated in the above ground facilities and re-injected into the formation। इसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑयल निकालने के लिए इसको बार बार घुसेड़ा जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, उसको फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑयल को अलग अलग कर लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उसको चलाते रहते हैं और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड EOR इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूएस ऑयल प्रोडक्शन। यूएस ऑयल प्रोडक्शन तो इसी पे टिका हुआ है। कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड CAF कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी, किन किन कामों में कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड मेडिकल एक्सपेंस ऑफ दोज वर्किंग द फॉरेस्ट एरिया, मॉनिटरिंग ऑफ कंपा वर्क्स। कौन सा है, सबके प्रश्नों में सभी हो जाना चाहिए, 1 2 4 है, 3 सही नहीं है।
देखिए, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज एम्फेसिस दैट कैंपा फंड कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी। कैंपा फंड का इस्तेमाल सैलरी देने में, ट्रेवलिंग अलाउंसेस देने में, मेडिकल एक्सपेंस देने में नहीं किया सकता है। अभी कैंपा फंड चर्चा में भी है। Important activities on which the fund will be utilized will be for the compensatory afforestation, catchment area treatment, wildlife management, assisted natural regeneration, forest fires prevention, control operation, soil and moisture conservation, work in the forest area, improvement of wildlife habitat, management of biological diversity, biological resources, research in forestry, and monitoring of Kampa works, etc. मतलब सैलरी देने में और क्षतिपूर्ति देने में इसका इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है, बाकी सब कुछ करने के लिए किया जाए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का स्थापना हुआ था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA has been constituted under the section 3 of the Environment Protection Act 1986 for the purpose of regulation and control of the groundwater development and management in the country. ग्राउंड वाटर का ठीक से मैनेजमेंट हो, ठीक से विकास हो, इसके लिए एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का स्थापना हुआ था, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। कंसर्न द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सीधी सी बात है, किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले आपको इस बात का आकलन तो होना चाहिए कि उसका क्या गंभीर प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा, कितना खर्च होगा, कितना बर्डन होगा, कितने लोगों को विस्थापित किया जाएगा, कौन से जंगल काटे जाएंगे। यही बात है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बैक प्रोसेस बाय द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट 1986। क्या इसके लिए कोई कानूनी मतलब आधार है? क्या इसका कोई कानूनी बैकिंग मिला है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का? और वो क्या है? इट आइडेंटिफाइज द एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स प्रायर टू टेकिंग ए डिसीजन ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जैसा मैंने पहले बताया। चलिए, इसका एक इनकरेक्ट है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक फॉर्मल प्रोसेस है यूज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किसी भी विकास परियोजना को चलाने से पहले इस बात का दिमाग लगा लीजिए, इस बात की धारणा बना लीजिए कि हमारे पर्यावरण पर कितना गंभीर परिणाम उसका निकलेगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। Environment Impact Assessment in India is a statutory backup by the Environmental Protection Act 1986, which contain various provision of environment, metrology and process। क्या है रीजन, क्या है आखिर, क्यों ये हो सा ये सब क्या जरूरी है? देखिए, सीधी सी बात है, इसका रीजनल क्या है? लुक इनटू द वेरियस प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सीमित संसाधन होना, उसको भी क्षति पहुंचा देना जस्ट बिकॉज ऑफ कोई बड़ा सा डैम बनाने, कोई बड़ा सा पुल बनाने या कोई भी कुछ बनाने के लिए, तो एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, विच मे नॉट ओनली अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बट ऑल्सो द प्रोडक्ट इफ ए प्रोजेक्ट माइट हार्म टू द पीपुल, देयर लैंड, लाइवलीहुड्स एंड एनवायरमेंट। वंस दिस पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट्स आर प्रिडिक्टेड, एक बार अगर अनुमान लगा लीजिए कि ये लोग ऐसे लोगों को क्या क्षति होगी, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पारिस्थितिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा लैंड जो है जमीन के अंदर डूब जाएगा, कितने क्षति होंगे, भविष्य में इसका क्या गंभीर परिणाम हो सकता है, अगर पहले से अनुमान कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपका जो प्रोसेस है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं वायबल होगा। Once these potential harmful impacts are predicted, the EIA process identify the measure to minimize this project। और उससे फायदा क्या होगा? आप अगर किसी चीज को समझ लेते हैं, कमियां जान लेते हैं, तो आप उस कमियां पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि कम से कम इसका प्रभाव हो, अधिक से अधिक लोगों तक इसको जानकारी पहुंचाया जा सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ द EIA जैसे कि आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रायर टू टेकिंग अ डिसीजन ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इससे पहले आप सड़क कोड़े, तो सड़क कोड़ने से पहले ये जान लीजिए कि उसमें क्या बिछाना है,
किन लोगों को पानी जाएगा, उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि सड़क निर्माण के बाद फिर उसको कोड़ दे। तो किसी चीज़ का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करने से पहले, धरातल पर लागू करने से पहले उसके चारों डायमेंशन देख लेनी चाहिए, ताकि कम से कम उसका प्रभाव कम से कम किया जा सके, उसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स है वो मिनिमाइज किया जा सके, उसका बेनिफिट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। वंस द असेसमेंट इज कंप्लीट, एक बार असेसमेंट हो जाए, EIA फाइंडिंग आर कम्युनिकेटेड टू द, जितने भी इसके स्टॉक होल्डर्स है, चाहे डेवलपर्स हो, इन्वेस्टर हो, रेगुलेटर हो, प्लानर हो, पॉलिटिशियन हो, उससे प्रभावित होने वाले कम्युनिटी, जितने भी शेयर होल्डर्स है इसके, सबके साथ एक तरह से उसका मतलब फीडबैक ले लिया जाए, उन तक पहुंच तो जाए ये बात कि देखिए ये होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ऑफ EIA प्रोसेस, द गवर्नमेंट कैन डिसाइड इफ द प्रोजेक्ट शुड बी गिवन इन्वायरमेंट क्लीयरेंस और नॉट, क्या इसका इन्वायरमेंट, जो हम लोग बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। द डेवलपर्स and the investor can also save the project in such a way that its harms can be mitigated and benefits can be maximized। सीधा सा उद्देश्य इसका है कि लॉस को कम से कम किया जा सके और बेनिफिट को मैक्सिमम किया जा सके। ये पूरी तरह से उपयोगितावाद के सिद्धांत पे काम करता है। बेंथम का जो रूल्स है कि आपका जो हानि हो वो मिनिमम हो, सुख को मैक्सिमम करो, दुख को कम करो। Which of the following function the National Tiger Conservation Authority, which of the following function of National Tiger Conservation Authority, NTCA का काम पूछा है। According to the approval for declaring new tiger reserve, कोई भी नया टाइगर रिजर्व को डिक्लेयरिंग करना है तो क्या उसके लिए अप्रूवल चाहिए NTCA का। Laying down the audit report regarding tiger conservation before parliament, preparation of reserve specific tiger conservation plan, NTCA का क्या काम है बताइए। सब काम है भाई। NTCA या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका गठन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको 2006 में अमेंड किया गया था, तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एज अमेंडेड इन 2006, और इसको आगे चल के अमेंडमेंट भी किया गया है फॉर स्ट्रेंथनिंग द टाइगर कंजर्वेशन। सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसका चेयरमैन जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट करते हैं। ऑथोरिटी विल हैव द 8 एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स हैविंग qualification and experience of wildlife conservation and welfare of people, including tribals, apart from their members of parliament, apart from 3 members of parliament, of whom 2 will be elected by the house of the people and 1 will be the council of state। एक राज्यसभा से आएगा और 2 लोकसभा से। क्या क्या काम है यार, एक तो सबसे पहले इंश्योर करना नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स इन टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान, लेइंग डाउन एनुअल और ऑडिट रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूटिंग स्टेट लेवल steering committee under the chairmanship of chief minister and establishment of tiger conservation fund, according to the approval declaring a new tiger projects, new tiger reserves। तो बनिए कलेक्टर, अगर चाहते हैं कलेक्टर बनना तो लगातार प्रिपरेशन कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।